हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उन्हीं का आज करेंगे। और आज कुल 50 क्वेश्चन करेंगे एकदम एनालिसिस के साथ। और आज का जो क्वेश्चन है 11 तारीख को, जो 11 अगस्त 2024 को पूछा गया बिहार पुलिस में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक देखिएगा। और आप सबको बता दूं कि इससे पहले जो है ये पेपर किए थे जिसमें 1 अगस्त 2024 का 50 क्वेश्चन था, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके अगले एग्जाम के लिए। 19,838 पोस्ट में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन के लिए तो आप इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा साथियों, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। यहाँ से मैंने बेहतरीन सारे कंटेंट आपको देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के 100 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग पूरे 100 के क्वेश्चन देखिएगा। और इन क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को बना पाते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बात और आपको बता दूं कि इसमें जो है सभी विषय का क्वेश्चन है, हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी है, जीके जीएस भी है। तो सारी क्वेश्चन इसमें मैं आपको इंक्लूड किया हूं, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा और इनमें कुल कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो साथियों यहाँ पे गौतम बुद्ध आता है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो उसको अगर हम जब बात करें तो ये गौतम बुद्ध जो है ये कौन है। तो साथियों ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। अगर गौतम बुद्ध की बचपन की नाम की बात करें तो बचपन का नाम क्या है मेरे दोस्त? इसका नाम सिद्धार्थ है। अगर इसकी जन्म की बात करें तो जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और अगर हम बात करें ये इसका कुल कौन सा है, ये किस कुल से संबंधित है, तो ये आपको शाक्य कुल हो जाएगा। क्या होगा? शाक्य कुल से संबंधित है। अगर गौतम बुद्ध के पिता का नाम बोले तो पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। क्या है साथियों? शुद्धोदन है। क्या है? शुद्धोदन है। और इसकी माता का नाम क्या है? तो महामाया देवी है। क्या है? महामाया है। मौसी का नाम क्या है? तो मौसी जो है ये प्रजापति गौतमी है। कौन है? प्रजापति गौतमी है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी जो पत्नी है ये कौन है? तो ये यशोधरा है। कौन है? यशोधरा है। यशोदा जो है ये कौन है? तो महावीर की पत्नी का नाम है। लेकिन यशोधरा अगर पूछेगा तो ये महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है। अगर यहाँ से गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आएगा कि इसके पुत्र का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम याद रखेंगे मेरे दोस्त, राहुल है। क्या है? राहुल है। अगर इसी तरह अगर हम बात करें तो इन्होंने गृह त्याग जो है, गृह त्याग की घटना जो है, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करें गृह त्याग की, तो गृह त्याग जो है अपने घोड़ा कत्थक के साथ और इसकी जो सारथी था चन्ना के द्वारा जो है गृह त्याग क्या था? तो अपने प्रवज्या जो है किस नदी के किनारे क्या था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रवज्या किस नदी के किनारे क्या था? तो वो अनोम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अनोम नदी के किनारे। अगर हम बात करें प्रवज्या क्या है, तो गृहस्थ जीवन से जो सन्यासी जीवन में प्रवेश करना ही प्रवज्या है। तो प्रवज्या जो है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा अनोम नदी के किनारे किया गया था। तो ये सारी बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ये कहाँ हुई थी, तो ये आपको हो जाएगा बोध गया बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बोध गया बिहार में। और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना मेरे दोस्त, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और अंतिम उपदेश जो है ये कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो ये 483 ईस्वी पूर्व में जो है इसकी मृत्यु होती है। और ये मृत्यु कहाँ होती है? तो कुशीनगर में होती है। ये सारी बात को ध्यान रखेंगे। ये गौतम बुद्ध से हो गया, तो यहाँ पे इसकी ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोग सारी बात को ध्यान रखना। आगे देखिए क्वेश्चन आपको ये
इंग्लिश का है, तो ये पूछा गया है ड्रम्स इज द मेल जेंडर। इसमें आपको मेल जेंडर के बारे में बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, ये गुरु नानक से है, तो गुरु नानक से जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बनेंगे तो उसको देख लेंगे। तो ये गुरु नानक जो है, इसका जन्म की अगर हम बात करें तो 1469 ईस्वी में। कब होता है? 1469 ईस्वी में। कहाँ? तो तलवंडी जिला लाहौर में। वर्तमान में वो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक का जन्म होता है। ये गुरु नानक कौन है? तो साथियों सिख धर्म के संस्थापक है। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक अगर पूछेगा कौन है तो गुरु नानक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म के पहले संस्थापक कौन है, तब भी क्या आंसर होगा? गुरु नानक हो जाएगा। अगर हम बात करें गुरु नानक के द्वारा जो है, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गुरु नानक को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे? याद रखना, ये काली बेई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? काली बेई नदी के किनारे इससे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि गुरु नानक को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो काली बेई नदी के किनारे हुई थी। गुरु नानक के द्वारा एक व्यवस्था शुरू किया गया था, लंगर व्यवस्था। क्या था? लंगर व्यवस्था था, जिसमें निःशुल्क भोजनालय के लिए था। निःशुल्क भोजन के लिए लंगर व्यवस्था को शुरू किया गया था। अगर हम बात करें गुरु नानक की, तो इसके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो गुरु नानक के जो प्रिय शिष्य थे, इसका नाम था लाहना सिंह। क्या था? लाहना सिंह, जो आगे चलकर सिख के दूसरे गुरु बने और इसका जो ओरिजिनल नाम था लाहना सिंह था, और यही गुरु अंगद था। ये कौन था? गुरु अंगद इसका नाम था, और लाहना सिंह के नाम से भी जाना जाता था, जो सिख के अगले गुरु बने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि गुरु नानक का जन्म, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवंडी जिला लाहौर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था। ये एक लेखक है और इसका जन्म जो है, अनुपम मिश्र की जन्म आपको हो जाएगा 1948 ईस्वी में, वर्धा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है वर्णों के मेल से क्या होता है। तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है? संधि होता है। और जो दो शब्द मिलते हैं तो वहाँ समास होता है। प्रत्यय क्या है? तो ये उपसर्ग यानी कि शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है। तो इसको ध्यान रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्याचार यानी कि अति प्लस आचार क्या होगा? अति प्लस आचार होगा, यानी कि आचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें टू लेट आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैट। क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि महापुरुष में कौन सा समास है। तो ये देखिए, पुरुषों में जो महान है वो महापुरुष होता है। तो पुरुषों में यानी कि इसमें वो क्या लगा हुआ है? कारक। और जिस समास में कारक रहता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पुरुषों में महान। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्शन में कौन सा वचन है। तो दर्शन जो है हमेशा कौन सा वचन में होता है? ये बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो अगर हम बात करें चंद्रयान मिशन की, तो भारत के लिए जो पहला चंद्रयान है यानी कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, ये आपको हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C 11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसी तरह अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 जो है आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये इसके लिए जो रॉकेट था वो था GSLV। कौन था? GSLV
LVM के थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था, तो ये चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसके लिए जो रोवर था और लैंडर था, इसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा नमक कर के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था। और ये कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च को। कब हुआ था, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। ये कुल कितने किलोमीटर की यात्रा था, तो साथियों 385 किलोमीटर था। 385 किलोमीटर, कहीं कहीं 90 भी मिलता है, और 241 मील यानी कि कहीं कहीं 242 मील भी रहता है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन के हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये जो इसमें महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुल 78 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इस 78 प्रतिनिधि में से क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से थे, तो ये गुजरात से थे। कहाँ से थे, गुजरात से थे सर्वाधिक प्रतिनिधि सविनय अवज्ञा आंदोलन में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना जो है नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किसने किया है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें अगर एक और बात याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो एक महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आप महात्मा गांधी इस आंदोलन को केवल पुरुष तक ही नहीं महिला तक भी विस्तारित होने दीजिए। तो ऐसा बात किसने कहा था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा कहा गया था। तो ये सारी बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर्स इज, इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव कनेक्ट होगा, तो आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोरोरल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, तो इसके लिए आंसर आपको हो जाएगा वोल्फ। क्या होगा, WOLF, वोल्फ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये आपको एम्स्टर्डम, नीदरलैंड या हॉलैंड में हो जाएगा। अगर हम बात करें जनेवा में, तो जनेवा में किस किस संगठन का मुख्यालय है, जैसे WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी मुख्यालय जनेवा में है। तो आप लोग ध्यान रखना। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क में, तो UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNO के कुल 6 अंग है, 6 में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बाकी जो एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बताइए। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे याद रखना कि UNEP क्या है, UNEP और UNDP ये इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका भारत के प्रवर्तक कौन है। जनहित याचिका भारत में इसके प्रवर्तक कौन है। अगर हम बात करें जनहित याचिका, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 1960 के दशक में अमेरिका में आया था। कहाँ आया था, अमेरिका में आया था। और भारत में जो इसका जनक है PN भगवती को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, PN भगवती। आगे देखिए क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें, तो ये जो है शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी जो है 1539 यानी कब, तो 1539 ईस्वी में चौसा और 1540 का जो कन्नौज की युद्ध है, इन्होंने कन्नौज या बिलग्राम इन दोनों के युद्ध को जीतने के बाद 1540 ईस्वी में
भारत पर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है और शेर शाह सूरी कौन सा वंश स्थापित करता है? सूरी वंश की स्थापना करता है और यह द्वितीय अफगान वंश है। कौन है? द्वितीय अफगान वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शेर शाह सूरी जो है द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कब किया था? 1540 में। या रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी ने कालिंजर अभियान कब किया था? तो 1545 को ध्यान रखना, कालिंजर अभियान किया था। शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इसका बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्त? तो वो फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। इसके पिता का नाम क्या था मेरे दोस्त? याद रखना, हसन खां था। क्या था? हसन खां था। और इसको जो शेर खां की उपाधि है ये किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? बहार खां लोहानी के द्वारा इसे शेर शाह की उपाधि दिया गया था। अगर हम बात करें शेर शाह की, तो इन्होंने जो है भारत में डाक व्यवस्था जो है ना, डाक व्यवस्था, इसका प्रचलन किसने किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। रुपया का जो वर्तमान मॉडल है ये किसने दिया था? तो शेर शाह सूरी ने दिया था। और एक यहाँ याद रखना कि जीटी रोड जो है, ग्रांड ट्रंक रोड, इसकी मरम्मत किसने किया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसका मकबरा कहाँ स्थित? ये सासाराम बिहार में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना इन सारी बात को। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंगापुर में। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि आज़ाद हिंद फौज की कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये एक ब्रिटिश यानी कि सेना में, भारतीय ही था और वो ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी था, उसका नाम था मोहन सिंह। क्या था? मोहन सिंह। और इन्हीं के जो है कंसेप्ट पर जो है इन्होंने ही 1942 में औपचारिक रूप से स्थापना किया था। और जो 4 अप्रैल 1943 है, क्या है? 4 अप्रैल 1943 को इसका कमान किसे दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसकी स्थापना सिंगापुर में हुआ था। तो आप लोग याद रखना। और आज़ाद हिंद फौज के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कैप्टन मोहन सिंह ही बने थे। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे अगर हम भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला की बात करें तो ये आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो क्या होगा? बिहार होगा, जहाँ कितना जनसंख्या घनत्व है? 1106 है। क्वेश्चन बनेगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यानी कि राज्य कौन सा है? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है? तो ये आपको दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? दिल्ली होगा। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व 11,300 के आसपास यानी कि 297 है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जहाँ की जनसंख्या 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से अगर अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का जिला कौन सा है? तो याद रखना मेरे दोस्त, वो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली है। और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो इस जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 36,000 के आसपास है। याद रखेंगे 36,000 कुछ यानी कि हो जाएगा, एक बार 36,000 आपको कितना है? 36,155 है। 36,155 जो है यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो आप लोग देख लिए हैं कि ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसको याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मंझर कुंड कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है आपके बिहार पुलिस में। तो मंझर कुंड जो है आपको रोहतास बिहार में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? रोहतास बिहार में स्थित है। अगर यहाँ पे नागी और नकटी जो वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे हाल ही में जो आर्द्र भूमि के रूप में जोड़ा गया है, ये कहाँ स्थित है? तो ये जमुई में स्थित है। तो याद रखना।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बिहार की महिला साक्षरता दर। तो साथियों अगर हम बात करें बिहार की साक्षरता दर, तो यानी कि साक्षरता में बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। कौन है? भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार की 71.2% है। कितना है? 71.2% यानी कि कुल साक्षरता दर है। अगर पुरुष यानी कि मेल साक्षरता की बात करूं तो मेल साक्षरता जो है आपको कितना है? तो 61.8% है। कितना है? 61.8% है। फीमेल साक्षर की अगर हम बात करें तो ये 51.5% है। कितना है? 51.5% है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो कौन सा है? रोहतास है। कौन है? रोहतास है। और बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको किशनगंज है। कौन है? किशनगंज जो है बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला साक्षरता 51.5 को याद रखेंगे। अगला है कि किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वासुकीनाथ झा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किस भाषा के लिए दिया गया है? तो याद रखना मैथिली भाषा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो बुझा हुआ चूना का जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसकी अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसका नाम है संगमरमर। क्या है? संगमरमर है। क्वेश्चन पूछेगा कि चूना पत्थर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो चूना पत्थर का भी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो अंडे की कवच है इसके लिए जो कौन किसका बना होता है? तो अंडा का कवच भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या? बिना बुझा हुआ चूना जो है किसे कहा जाता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, या इसे लाइम, क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? क्विक लाइम के नाम से। और जला हुआ चूना भी किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को जला हुआ चूना कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? यानी कि विद्युत धारा का मात्रक पूछा है। तो विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। अगर वोल्ट की बात करें तो विभवांतर का मात्रक होता है। किसका? और वाट जो है ये आपको शक्ति का मात्रक है। किसका है? शक्ति का मात्रक है, वाट है। ओम की बात करूँ तो ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका है मेरे दोस्त? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1919 डेट को ध्यान रखेंगे। कब? तो 1919 को। अगला है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट है ये आपको टंगस्टन हो जाएगा। क्या होगा? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन को आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो साथियों अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1900 कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसके लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग। कौन था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुआ था। अगर इसके पहले गवर्नर की बात करूं तो पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करूं तो ये CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख थे। अगर हम बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वो कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। कौन है मेरे दोस्त? संजय मल्होत्रा है। और ये 26वें क्रम के गवर्नर है। कौन है? 26वें क्रम के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे।
अगला क्वेश्चन देखिए कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो न्यूटन जो है बताए थे आपको कि ये बल का मात्रक होता है, यानी कि एसआई यूनिट बल का होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट जो है ये डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर जो है आपको एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। किसके? 10 पे पावर 5 डाइन के। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसमें नहीं है तो याद यहाँ पे 10 पे पावर 5 डाइन को याद रखना। अगला देखिए कि रेड डाटा बुक यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजाति की सूची जारी करता है, ये कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। और अगर हम बात करें IUCN की मुख्यालय कहाँ है, तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। WWF की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका भी मुख्यालय ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में। UNEP की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNEP 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुआ था, और इसकी मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताइएगा। और इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगर यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है यूनेस्को की मुख्यालय, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में डचों द्वारा पहला फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। तो यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो पहला डच यात्री कौन था, तो 1595 ईस्वी में कर्नेलिस द हर्टमैन था। कौन था? कर्नेलिस द हर्टमैन था। अगर बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की संसद में कानून द्वारा स्थापित होने वाली, यानी कि अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाली पहली कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर हम बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ बनाया था, तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में। और अगर बात करें तो बिहार में इसने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, और ये कब किया था, तो 1632 ईस्वी में। कब किया था मेरे दोस्त? 1632 ईस्वी में पटना में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था। अगर हम बात करें तो डचों ने जो है पूर्वी तट पर ही अपना सर्वाधिक प्रभाव स्थापित किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आधिकारिक नाम क्या था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम था वॉरिंग ओस्टो द इंडस। क्या था? वॉरिंग ओस्टो द इंडस इसका आधिकारिक नाम था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसका पतन 1759 के बेदरा का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के मध्य, इसी युद्ध के तहत डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ था। तो इसको याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो वन अनुसंधान संस्था की स्थापना आपको 1906 हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर हम बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, क्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो इसकी स्थापना जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्था की बात करें तो ये वन रिपोर्ट जारी करता है। कौन? तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। और इसका भी मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। पहला वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो 1987 में। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे रिपोर्ट जारी करता है। तो हाल ही में जो वन स्थिति रिपोर्ट आया है ये कौन से क्रम के हैं, तो याद रखना ये 18वें क्रम के वन स्थिति रिपोर्ट है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी तो हो जाएगा ज्योतिबा बाई फुले का। किसका? ज्योतिबा बाई फुले का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना ये किसने किया था, तो 10 अप्रैल कब, तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। कब किया था? 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ
किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था मेरे दोस्त? मुंबई में। और ये किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद, स्वामी दयानंद, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगर इसकी बात करें विस्तार की तो सबसे ऊपर में कौन सा है? मांडा है। इसी तरह इसे है, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सबसे दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और आलमगीरपुर है, यहाँ पे आपको सुतका गेंडोर है। क्या है? यहाँ पे सुतका गेंडोर है, यहाँ पे आलमगीरपुर है। और सबसे दक्षिण में जो है ये दायमाबाद है। तो दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये आपको परवरा नदी के किनारे है। किस नदी के? परवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर की बात करो तो ये आपको हिंडन नदी हो जाएगा। और इसी तरह मांडा की बात करें तो ये चिनाब नदी हो जाएगा। क्या होगा? चिनाब नदी हो जाएगा। और इसकी सुतका गेंडोर की बात करें तो ये आपको दास रिवर के किनारे स्थित है। तो इसमें पूछा है कि किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो जल संरक्षण के लिए जो साक्ष्य है ये आपको धौलावीरा से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। और याद रखना कि धौलावीरा को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन है कि आपसे कि धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 टीलों में विभक्त है। तो इसको भी ध्यान रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज की बात करें तो इसकी खोज डी दुबे ने किया था। किसने? लाइसोसोम डी दुबे ने। इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। क्या? एटम बम कहा जाता है। कैमियो गोल्जी की बात करें तो ये गोल्जी का की खोज किया था। किसकी? गोल्जी का की। और गोल्जी का को कोशिका का परिवहन अंग कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो कोशिका की केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। स्लाइडेन एवं स्वान की बात करें तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो ये आर्टिकल 20 और 21 जो है ये लागू रहता है। अगर बात करें 14 तो ये समानता का अधिकार है। 32 जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार के: बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट इसके तहत संरक्षक रहता है। 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम अयस्क कौन सा है? यूरेनियम के लिए जो अयस्क है वो है पिच ब्लेंड। कौन है? पिच ब्लेंड है। अगर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करूँ तो ये दोनों किसका अयस्क है? तो Fe यानी कि लोहा का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो शांति का 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 ईस्वी में शांति का ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसका संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है। किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और आगे अगर बात करें तो आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ठोस जो CO2 है इसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको? ठोस CO2 को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाई मुडी हो जाएगा। क्या होगा? अनाई मुडी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो ये आपको हो जाएगा मोसले ने। किसने? मोसले ने। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो ये न्यूजीलैंड ने दिया था। किसने? न्यूजीलैंड ने। और रदरफोर्ड जो है ये परमाणु के अंदर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। और रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण का प्रकीर्णन जो है किस पर किया था, तो ये तांबे के यानी कि सोने के पत्र पर अल्फा कणों का प्रयोग किया था। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो यानी कि खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाने का काम करता है, यह फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम का कार्य क्या है? तो ये पौधा में जल का परिवहन करता है जाइलम, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है आपको लेंस जो है ये अवतल लेंस है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस है। और जो अंधबिंदुकता में कौन सा लेंस पर? जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस होता है। कौन? जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस और अंधबिंदुकता के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना। अगला है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना कालबेलिया को जो है 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया और ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के लिए कौन सा है? तो यहाँ पे जट जटिन हो जाएगा। क्या होगा? जट जटिन हो जाएगा। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये विदेशिया बिहार का हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो रासलीला होगा। क्या होगा? रासलीला होगा। नौटंकी होगा। रासलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश का। गिद्धा भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? ये 1990 में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए कितने वर्ष है? तो ये आपको 30 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा की संरचना की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर किसमें है? तो आपको आर्टिकल नंबर 81 में है। किसमें? लोकसभा की संरचना 79, 80, 81 यानी कि 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। लोकसभा में अधिकतम कितने सीट यानी कि वर्तमान में कितने सीट है? तो ये आपको बताना है कि 545 सीट वर्तमान में लोकसभा में है। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि छठी अनुसूची में किस राज्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 गो अनुसूची है। 12 अनुसूची है, तो जिसमें आपको बताना है कि छठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। और वो 4 राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी। क्या होगा? नीलगिरी हो जाएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करें सुंदरवन की, तो ये भारत का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। और बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में ही पाया जाता है। कान्हा की बात करें तो ये कान्हा नेशनल पार्क है और ये कहाँ स्थित है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और काजीरंगा ये भी नेशनल पार्क है और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है, ये आपको असम में स्थित है। नीलगिरी की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा है। और सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये सब भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो साथियों ये मिशन इंद्रधनुष जो है 25 सितंबर 2014 को वैक्सीनेशन के 25 सितंबर 2014 को जो है वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया गया था। तो बच्चों के टीकाकरण के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, क्योंकि 16 मार्च 1995 को जो है पोलियो का पहला टीका की खोज की गई थी। तो इसीलिए 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ है वो आपको हो जाएगा VVR सुब्रमण्यम। क्या होगा? VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो सुमन के बेरी है। कौन है? सुमन के बेरी है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? तो आपको आर्सेनिक ध्यान रखना है। किसके कारण? आर्सेनिक के कारण। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये अब्दुल फतेह सीसी थे। कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा एमुअल मैक्रोन। क्या होगा? एमुअल मैक्रोन हो जाएगा। अगर 2025 की बात करें तो 2025 में जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोइंटो सुबियांतो थे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों, ये आपके सामने रहा 50 क्वेश्चन को मैंने एकदम एनालिसिस के साथ फुल डिस्कशन आपके सामने किया हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथियों आप लोग को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह जुड़े रहिए। आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे। तो साथियों, थैंक यू।